इमरजेंसी में आपके पास कितना टाइम है कुछ करने का, और आप ब्लड प्रेशर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर उसका 200/130 आता है, या ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इमरजेंसी का अपना एक अप्रोच है, उस अप्रोच को क्या कहते हैं? ABCDE अप्रोच। ये इमरजेंसी अप्रोच है, ABCDE। नहीं, ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर से बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मैं सुन चुका, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ इस बारे में। एपिस्टिक्सिस के कॉज डिस्कशन हो चुका है पहले भी, सिर्फ हाइपरटेंशन के बहुत सारे कारण हैं। ABCDE अप्रोच। ABCDE अप्रोच क्या है? ये इमरजेंसी को संभालने के लिए सबसे पहला अप्रोच जो लगाया जाता है, जब सबसे पहले आपको केयर करना चाहिए इमरजेंसी केसेस में। वो किस कारण से इससे मतलब नहीं है, लेकिन इमरजेंसी केसेस में आपको सबसे पहले अप्रोच जो करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? ए फॉर होता है एयर ब्रीथ, ए फॉर एयरवे। आपको तुरंत कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए? एयरवे पर ध्यान देना चाहिए कि सांस का रास्ता ठीक से साफ है, सांस जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है मरीज में। इमरजेंसी केस में सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, आपको एयरवे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जब आप सांस का रास्ता देखते हैं, सांस का रास्ता साफ है या नहीं है, फिर आप ब्रीदिंग देखते हैं कि सांस ठीक से ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। तीसरा, आप सर्कुलेशन देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेट हो पा रहा है शरीर में या नहीं हो पा रहा है ठीक से। ये सारी चीजें हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं, जल्दी, क्योंकि ये सेंसिटिव बातें हैं। एयरवे साफ नहीं होगा तो पेशेंट खत्म हो जाएगा, ब्रीदिंग नहीं आएगी तो पेशेंट खत्म हो जाएगा, सर्कुलेशन नहीं होगा तो पेशेंट खत्म हो जाएगा। तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन हम सडन देखते हैं, और इमरजेंसी में हम इसी का केयर करते हैं सबसे पहले। इसलिए क्या है? ABCDE अप्रोच है। फिर D फॉर डिसेबिलिटी। D फॉर डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी में क्या है? टेम्परेचर, ब्लड शुगर, प्यूपिल्स देखा जाता है, पेन देखा जाता है कि कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, जो इमरजेंसी में देखना चाहिए। ब्लड शुगर देखना चाहिए क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। और पेन देखना चाहिए, पेन के बारे में पूछना चाहिए। प्यूपिल देखना चाहिए, डायलेट है कि कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो डिसेबिलिटी में जाता है। और E फॉर एक्सपोज। E फॉर एक्सपोज। एक्सपोज मतलब पेशेंट का एग्जामिनेशन। जब आप ABC, ये क्रम से है, ABC पहले कंट्रोल करें, उसके बाद D पर आए, डिसेबिलिटी पूछें, उसके बाद E पर आए जब आपके पास समय बचे। एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब नीचे से ऊपर तक मरीज को देखना, एग्जामिन करना, एक्सपोज करना। तो आप उसको एक्सपोज करते हैं। जैसे परफॉर्म हेड टू टो एग्जामिनेशन, एक्सपोजर में लिख सकते हो परफॉर्म हेड टू टो एग्जामिनेशन, फ्रंट से भी और बैक से भी, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोज करना। एयरवे। एयरवे में क्या क्या देखना चाहिए? एयरवे पॉइंट लिखते जाना। एयरवे में क्या क्या देखना चाहिए? एयरवे क्लियर है या नहीं। दूसरा, जो पेशेंट बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। दूसरा पॉइंट, कैन पेशेंट स्पीक और नॉट। दोनों डिफर है केसेस। नहीं स्पीक है मतलब इमरजेंसी और ज्यादा सीवियर केस है, स्पीक और नॉट, एयरवे की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा पॉइंट, एयरवे नॉइज तो नहीं कर रही है, नॉइज मतलब एक्स्ट्रा कोई वॉइस तो नहीं आ रही है। एयरवे अगर ब्लॉक होगी तो वहां से वॉइस आ सकती है, बहुत सीवियर वॉइस आ सकती है, बहुत तेज वॉइस आ सकती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन बताएगा?
नहीं, रो का इमेजिंग नहीं, एयरवे की बात हो रही है। एयरवे मतलब यहाँ का ट्रैकिया। ट्रैकिया से कौन सा साउंड आता है? नहीं, खोज के लाओ तुम लोग, कार्डियक साउंड पढ़ो और नोट्स उल्टो और खोज के बताओ मुझे। और स्ट्राइडर, सही बात है, गोल्डी यादव ने अच्छा बताया। स्ट्राइडर जो ट्रैकियल साउंड है, एयरवेज जब ब्लॉक होती हैं ये ट्रैकिया, तो स्ट्राइडर आता है। तो स्ट्राइडर तो नहीं आ रहा है, तो स्ट्राइडर सुनना चाहिए। और क्या देख सकते हो, एयरवे कहीं मूव तो नहीं कर रही है, मतलब जो ट्रैकिया है ये कहीं इधर उधर मूव तो, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है, कहीं अंदर से कटवट तो नहीं गया है। ऐसे इमरजेंसीज होते हैं, तो मूवमेंट तो मूव तो नहीं हो रही है, ऐसे इमरजेंसीज आते हैं। तो ये भी देखना है हाथ रखकर कि सिचुएशन पोजीशन पे है या नहीं है, इधर उधर मूव तो नहीं है, तो वो देखा जाता है। फिर बात करते हैं ब्रीदिंग का। अब इसमें एयरवे में अगर ये सारी चीजें देखी जाती हैं तो मैनेज इसमें क्या किया जाए, मैनेजमेंट में भी साथ में लिख लो कि एयरवे में मैनेज क्या किया जाए। एयरवे में आप कर सकते हो पेशेंट को सही पोजीशन पर बैठाएं, पेशेंट पोजीशनिंग सही पोजीशन पे रखें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि एयरवे में कफ भरा हुआ है या वॉमिट हुआ है और अंदर ही भरा हुआ है, बहुत बार वॉमिट होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, आधा वॉमिट बाहर हुआ आधा अंदर ही भरा हुआ है मुंह में ही, और वो जम जाता है और वो वापस जाकर एयरवे में फिल हो गया, तो और फिर उसका ब्रीदिंग ब्लॉक होगा। तो ऐसे में आप सक्शन पाइप लगाकर उसको सक्शन करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो सक्शन यूज कर सकते हैं आप ब्रीदिंग को क्लियर करने के लिए। तो पहला पॉइंट पेशेंट पोजिशनिंग, दूसरा सक्शन। पोस्चरल ड्रेनेज भी एक होता है सिस्टम जहां से आप ड्रेन करा सकते हैं इस पूरे मटेरियल को, तो पोस्चरल ड्रेनेज करा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आप अगर ऐसे सक्शन से और इन सब चीजों से एयरवे मेंटेन ना हो रहा हो तो आपको पाइप डालना पड़ेगा, जिसको हम लोग वेंटिलेटर कहते हैं। तो आपको वेंटिलेट करना पड़ेगा अंदर से बाहर तक, तो आप सांस दे पाएंगे। तो एयरवे पे ध्यान देना है। दूसरा ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग में आप सबसे पहले बात तो है कि आप देखोगे क्या, तो आप सबसे पहले ब्रीदिंग में देखोगे जो असेसमेंट आप क्या करोगे, उसको कहा जाता है असेसमेंट। तो आप एसेस क्या करोगे ब्रीदिंग में, इमरजेंसी में। मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी, जनरल इमरजेंसी में, सिर्फ हाइपरटेंशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा ABCD बता रहा हूँ शॉर्टकट में। ब्रीदिंग में क्या देखोगे, ब्रीदिंग में आप सबसे पहले देखेंगे रिस्पायरेटरी रेट कितना है, रेट कितना आ रहा है। तो नॉर्मली रेट 14 से 18 के बीच में होना चाहिए, उससे कम है या उससे ज़्यादा है रेट पर जाते हैं। दूसरा आप क्या देखते हैं, SpO2 कितना है, SpO2 कितना है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना है, तो SpO2 देखते हैं ऑक्सीमीटर से। और क्या देखते हैं, रिस्पायरेटरी पैटर्न क्या है, पैटर्न मतलब एब्डोमिनोथोरेसिक या थोरैको एब्डोमिनल, ऐसा कुछ पढ़ा है, थोरैको एब्डोमिनल, एब्डोमिनोथोरेसिक। तो पैटर्न पे ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट पैटर्न पे ध्यान देना है। चौथा पॉइंट, एसेसरी मसल्स तो नहीं इन्वॉल्व हो रही हैं। एसेसरी मसल रिस्पायरेटरी मसल्स होती हैं जो नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जब पैथोलॉजिकल कंडीशन होते हैं, जब नॉर्मल रिस्पायरेटरी मसल्स डिसफंक्शन होती हैं, वीक पड़ जाती हैं, तो उस कंडीशन में एसेसरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे नेक की मसल्स। आप सब में देखोगे नेक की मसल्स ज़्यादा नहीं थिक होती हैं, ज़्यादा नहीं दिखती हैं, लेकिन जो COPD के पेशेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि उनके लंग्स धीरे धीरे फाइब्रोस होने शुरू हो जाते हैं, तो उनका देखोगे जो नेक, खासकर जो रिक्शे वाले होते हैं या जो मजदूर कम्युनिटी के होते हैं, जो चेन स्मोकर होते हैं, या आम लोग जो चेन स्मोकर्स होते हैं,
उनके देखोगे जो नेक की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा फूली होती हैं, डायलेटेड होती हैं, आपको शो होती हैं बिल्कुल। सांस लेता है तो खिंचती हैं मसल्स, वो एसेसरी मसल्स हैं। तो ऐसे केसेस में एसेसरी मसल्स हो, एसेसरी मसल का दिखने का मतलब है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो एसेसरी मसल्स पे ध्यान देना चाहिए। पेशेंट का कलर देखना चाहिए, पेशेंट कहीं ब्लू कलर में तो नहीं जा रहा है। ब्लू कलर में गया तो कौन सा मेडिकल टर्म है ब्लू कलर के लिए? साइनोसिस। साइनोसिस। तो अगर पेशेंट ब्लू कलर में जाएगा, साइनोसिस, अगर पेशेंट ब्लू कलर में जाएगा तो वो साइन किस बात का है? लेस ऑक्सीजन सप्लाई। तो आपको कलर देखना चाहिए। तो अगर कलर ब्लूइश है तो ब्रीदिंग, ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है। अब इन सब चीज को मैनेज कैसे किया जाए? आप पेशेंट की पोजीशनिंग सही करें, पहले तो पेशेंट का पोजीशन सही करें। और ऑक्सीजन थेरेपी, दूसरा पॉइंट ऑक्सीजन थेरेपी, दूसरा पॉइंट ऑक्सीजन थेरेपी। वॉइस ऑफ करो, किसका ऑन है? तुम लोग व्हाट्सएप चलाते रहते हो बीच में लेक्चर में ही। पेशेंट पोजिशनिंग, दूसरा पॉइंट ऑक्सीजन थेरेपी, और तीसरा पॉइंट वेंटिलेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तब भी तो हम लोग वेंटिलेशन यूज करते हैं, वेंटिलेट करेंगे, एसएस फॉर वेंटिलेशन, तीसरा पॉइंट। फिर बात करते हैं सर्कुलेशन की। तो सर्कुलेशन में आप देखोगे क्या, एसएस क्या करोगे सर्कुलेशन में? आप सबसे पहले मैनुअल पल्स देखोगे। मैनुअल मतलब अपने हाथों से पल्स देखेंगे, मैनुअल पल्स। और पल्स में आप क्या क्या देखोगे? रेट, रिदम, वॉल्यूम और सिमेट्री। 4 पॉइंट हो गए। रेट, रिदम, वॉल्यूम और सिमेट्री, 4 पॉइंट। पल्स देखोगे, मैनुअल पल्स। दूसरा क्या देखोगे? ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर देखोगे। तीसरा क्या देखोगे? कलर, यहां भी कलर देखोगे कि पेशेंट का कलर क्या है, कलर देखोगे। और मैनेजमेंट की अगर बात करें तो पेशेंट पोजीशनिंग और बाकी जो आपको दिखेगा, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा कम है तो उसको ट्रीट करेंगे। पल्स की बात है तो पल्स भी ध्यान दी जाएगी। फिर डिसेबिलिटी की बात करें, डी फॉर डिसेबिलिटी। इसमें असेसमेंट में आप क्या करेंगे? असेसमेंट में आप टेम्परेचर देखेंगे। डिसेबिलिटी, क्या क्या डिसेबिलिटीज़ है उसको कहा जाता है डिसेबिलिटी, मतलब विकृति, डिसेबल होना। तो उसमें आप टेम्परेचर देखते हैं। असेसमेंट किस किस का करेंगे? टेम्परेचर का और ब्लड शुगर का, ब्लड शुगर का, प्यूपिल देखेंगे, पेन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? अगर ब्लड शुगर कम है तो आप ग्लूकोज सप्लीमेंट देंगे, मतलब कॉज आपको जैसा मिलेगा आप वैसे करोगे। टेम्परेचर अगर दिक्कत है तो टेम्परेचर मैनेज करेंगे, पेन अगर है तो पेन मैनेज किया जाएगा। वैसे ही एक्सपोजर की अगर बात की जाए तो एक्सपोजर में आप क्या देखोगे? परफॉर्म हेड टू टो एग्जामिनेशन, एक्सपोज करेंगे पेशेंट को, वो देखेंगे। और मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेज क्या किया जाएगा? तो जो एबनॉर्मलिटी मिलेगी उसको हम लोग मैनेज करेंगे अप्रोप्रिएटली, उसको मैनेज किया जाएगा। तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? ABCDE अप्रोच। और इसमें भी आप कहें कि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी क्या है, तो ये 3 पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इमरजेंसी है। जो ये 3 बातें हमें ध्यान देनी चाहिए तुरंत। क्लियर है ABCD अप्रोच?
ये ABCD अप्रोच कहलाता है। फिर ये अप्रोच कहाँ की बात है? ये बात कहाँ की है? इमरजेंसी वार्ड की बात है। जब आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आता है हाइपरटेंशन क्राइसिस लेकर, ये अप्रोच कहाँ का है? हाइपरटेंशन क्राइसिस लेकर पेशेंट आपके पास आता है, और ये इमरजेंसी वार्ड की बात है। और जब इतनी सारी चीजें आप कर लेते हैं, एसेस कर वहीं इमरजेंसी वार्ड में मैनेज कर देते हैं, फिर आप इस पेशेंट को आप दूसरा स्टेप यूज करते हैं। आप बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन में भी ये सारी चीजें आप देखते हो, और जो भी चीजें हैं आप तुरंत मैनेज करते हो। ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा है, आप इमरजेंसी में हाइपरटेंसिव ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो जो भी है आप यहाँ इमरजेंसी में मैनेज करते हैं। फिर आपका दूसरा स्टेप इमरजेंसी में क्या होना चाहिए? क्राइसिस में आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए, पेशेंट को एडमिट कर देना है, जाने नहीं देना है। अगर एंड ऑर्गन डैमेज मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? पेशेंट को एडमिट कर देना है। एडमिट इन, आइडियली अगर कहा जाए कि कहाँ एडमिट करना चाहिए, तो आपको ICU में एडमिट करना चाहिए, इसको इंटेंसिव केयर यूनिट में। तो एडमिट इन ICU वार्ड, एडमिट इन ICU वार्ड। भले ही अभी आपने मैनेज कर दिया है, लेकिन इसको ICU में एडमिट कर देना है, इसको जाने नहीं देना है। एडमिट इन ICU वार्ड। जबकि आप अर्जेंसी में देख रहे थे तो यहाँ एडमिट नहीं था, यहाँ घर जाने दो, यहाँ एडमिट इन ICU वार्ड। तीसरा ब्लड प्रेशर जो मैनेज हुआ है, उसके बाद जब ICU में एडमिट हो जाता है, और उसके बाद भी अगर ब्लड प्रेशर उसका ओरल ड्रग से नॉर्मल नहीं होता है, तो आप IV यूज करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो जो इमरजेंसी है, ये अर्जेंसी का केस नहीं है, यहाँ से इमरजेंसी से है। इमरजेंसी में तीसरी पॉइंट, जब आप एडमिट कर देते हैं तो आप यहाँ IV एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज कर सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कौन सी ड्रग होती है IV एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मेंटेन कर रहे हैं अप्रोच फॉर मैनेजमेंट, क्या क्या करना चाहिए। तो आपने एडमिट कर दिया, फिर आपने क्या किया? IV एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आप यहाँ यूज कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को। और ये हम लोग यूज क्यों करते हैं? कि जो एंड ऑर्गन डैमेज है वो ज़्यादा ना होने पाए, जो डैमेज हो रहा है वो ज़्यादा ना होने पाए, कम डैमेज हो। ये जितना हुआ है उसको फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाए, उनको फिर से नॉर्मल किया जाए। इसलिए हम लोग हाई एक्टिव IV एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट अप्रोच, 4th नंबर पे आप क्या करेंगे? आप 4th नंबर पे आपकी डायग्नोसिस बन जाएगी इतनी देर में, और जो पर्टिकुलर कॉज होगा आप उसको अंडरलाइंग कॉज की ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ये अब तक था हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट, लेकिन ये उस कॉज का ट्रीटमेंट नहीं है जिस कॉज से ये सब हो रहा है। फिर आप कॉज का ट्रीटमेंट करेंगे। ब्लड प्रेशर अप्रोच नॉर्मल करके आप कॉज खोजेंगे और कॉज पर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जब भी आपको कॉजेज मिलते हैं, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप हाइपरटेंशन होने नहीं देंगे, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ने ना दें तब तक। और जब मिल जाएगा तब आप कॉज को खोजना है, इवेल्युएट फॉर कॉज। नेक्स्ट क्या है आपका टारगेट? जब ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुरू करेंगे तो आपका टारगेट शुरू हो जाना चाहिए उसी दिन से कि आज से कॉज खोजना शुरू करना है। इवेल्युएट फॉर कॉज एंड ट्रीट दिस कॉज। Evaluate for cause and treat underlying disorder. Evaluate and treat the
कॉज, इवेल्युएट एंड ट्रीट द कॉज। ये 4th नंबर। तो ये इमरजेंसी अप्रोच कुछ समझ में आया हाइपरटेंशन का, क्या करना चाहिए। इस पूरे लेक्चर का सबसे मेन कंटेंट ये है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी चीजें हम लोग वहाँ पढ़ चुके थे, जो हम लोग डिस्कस बार बार करते आए हैं। कल डिस्कशन हुआ, थोड़ा सा आज हुआ, वो हम लोग ब्लड प्रेशर में उसी में पढ़ चुके थे। हाइपरटेंशन में मेन ये है कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दो, फिर से मैं रिपीट करूँगा कि एक होता है अर्जेंसी, एक होता है इमरजेंसी। अर्जेंसी में एंड ऑर्गन डैमेज नहीं था तो पेशेंट को घर भेज दिया गया उसकी दवाएं सही करके। वहाँ आईवी इन्फ्यूजन नहीं चला है, वहाँ ओरल ड्रग्स चली है। तो डिफरेंस क्या है अर्जेंसी और इमरजेंसी के ट्रीटमेंट में? एक तो आपने उसको एडमिट नहीं किया, वो ओपीडी में देखकर चला गया ओरल ड्रग लेकर। लेकिन जब एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, साइन मिल रहे हैं, तो आपने उसको जाने नहीं दिया, आपने उसको एडमिट कर लिया, वो भी आईसीयू में, और आप उस पर आईवी इन्फ्यूजन चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़े ना, क्योंकि एंड ऑर्गन डैमेज और ज़्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, क्योंकि साइन मिल रहे हैं। हो सकता है झटके आ रहे हैं उसको, हो सकता है अनकॉन्शियस है क्राइसिस से, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने ना पाए, तो आप आईवी देते हैं, अपने यहाँ एडमिट रखते हैं। इतना डिफरेंस है। फिर आप क्या करते हैं? एडमिट इन आईसीयू वार्ड। पहले आप एबीसी देखते हैं, इसमें जो भी मिलता है उसका ट्रीटमेंट चलता है और रेगुलर चलता रहता है जब तक नॉर्मल नहीं होता है। फिर आप एडमिट कर देते हैं। एडमिट करने के बाद आईवी एंटी हाइपरटेंसिव चलता है और साथ साथ में उसके सिम्टोमेटिक थेरेपी चलती रहती है, बाकी चीज़ें भी चलती रहती है, लेकिन ये मेन है और ये चलता रहता है। और साथ साथ में